ज़ैट एग्जाम में लेस देन 5 days बचे। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्रिपेयर। टाइम हैज़ कम फॉर यू टू स्ट्रैटेजाइज एंड सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आसान क्वेश्चंस को आप पिक कर लो और उनको पहले सॉल्व कर लो। इस वीडियो में मैं 13 आसान क्वेश्चंस जो ज़ैट 2024 में आए थे वो सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि अगर आप राइट क्वेश्चंस पिक कर लेते तो 15-20 मिनट में ही इजीली 95 परसेंटाइल ला सकते थे। लेट्स सॉल्व। The cost of running a movie theater is 10,000 per day plus additional 5,000 per show. The theater has 200 seats. A new movie released on Friday. There were 3 shows, तो total 3 शो हुए, where the ticket price was 250 for the first 2 shows and 200 for the late night show. तो पहले शो की प्राइस थी 250, सेकंड की भी थी 250, थर्ड की थी 200। ठीक है। फॉर ऑल द शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%। अब थिएटर में 200 सीट है, तो पहले शो में भी 200 सीट होंगी, दूसरे में भी 200 होगी, तीसरे में भी 200 होगी, तो टोटल कितनी सीट भर सकते हो आप? टोटल आप 600 सीटें भर सकते हो। हाउएवर क्वेश्चन में दे रखा है टोटल ऑक्यूपेंसी वाज ओनली 80%, तो वो 600 सीटों में से 80% ही एक्चुअली फिल्ड हुई। तो 80% ऑफ 600 इज 480, तो 480 एक्चुअली फिल हुई है। अब ये 480 कैसे फेल हो सकती है? हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड शो हाउसफुल रहे हो और थर्ड शो में 80 सीट्स ही हो, या ये भी हो सकता है थर्ड शो पूरा भरा हुआ हो, फर्स्ट और सेकंड शो में कुछ कम सीटें भरी हो, पर टोटल तो 480 भरी होंगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो मैं चाहूंगा फर्स्ट और सेकेंड शो ज़्यादा से ज़्यादा भरा रहे, हाउसफुल जाए, क्योंकि यहाँ पे आई एम मेकिंग मोर मनी, आई एम मेकिंग 250 रुपीज़ ओवर हियर। ये 480 जो हमारी सीट्स हैं उसमें 200 की 200 पूरी फर्स्ट शो में भर जाए, फिर 200 की 200 फिर से सेकंड शो में भर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 250 रुपये मिल रहे हैं। अब बची कितनी सीट्स? बची 80 सीट्स, तो बची कुछ 80 सीट्स वो थर्ड शो में भर जाए। ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो मैं मैक्सिमम पैसा बना पाऊंगा। अब दिखा लेते हैं प्रॉफिट कितना है। तो 250 इंटू 200, 250 प्राइस है, 200 सीट्स है, तो यहाँ पे कितना बने? यहाँ पे 50,000 बन गए। सिमिलरली यहाँ पे भी 50,000 बन गए, और थर्ड वाले केस में कितना बना? 16,000, तो टोटल हो गया 1,16,000। अब इसमें से कॉस्ट उठा लेते हैं। रन करने के 10,000 हटा दो तो माइनस 10,000, और टोटल कितने शोज रन हुए? 3 शो रन हुए हैं, एंड 5,000 पर शो वेरिएबल कॉस्ट है, तो 15,000 और हटा लो, तो फाइनली क्या बचा? 91,000, विच इज द राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लोगों को लगता है लॉग का क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती है। अब लेफ्ट साइड तो log 5 दिया हुआ है, राइट साइड log 25 दिया हुआ है। log 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 log 5 का स्क्वायर 2x माइनस 4। अब प्रॉपर्टी से अगर बेस में कुछ पावर है तो बाहर 1 बाय करके निकल के आती है, तो लेफ्ट साइड तो सेम ही है, 2 log 5 1/2 इंटू ये बाहर आ गया 2x माइनस 4, इससे कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड क्या है? log बेस 5 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू log बेस 5 2x माइनस 4। अब log बेस 5 तो है ही, तो जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको इक्वल कर सकते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब उनने पूछा है कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो आंसर आप दे सकते थे कि एक सोल्यूशन हो सकता है एंड द सोल्यूशन इज 2। हाउएवर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो 2 उसमें काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है log अनडिफाइन हो जाता है। तो अपन ने x की वैल्यू 2 यहाँ ऊपर डाल के देखनी है, तो जब यहाँ ऊपर डालेंगे अपन वैल्यू, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा? log 0 बेस 5। अब log 0 तो अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर इज 0। देयर आर नो सॉल्यूशंस दैट आर रियल नंबर। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास फ्रॉम क्लास 1 to 10 in that order are in AP. The total number of students in class 1 to 5 is twice the number of students in 6 to 10. तो एक स्कूल है, 1 से लेकर 10 तक क्लासरूम्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो AP में है। तो मान लो फर्स्ट वाले का जो है A था, तो सेकेंड वाले का क्या हुआ? A+D, थर्ड वाली क्लास का क्या हो गया? A+2D, ऐसे करके ऑल द वे टिल A+9D तक हो गया। अब इनने कहा है कि क्लास 1 से लेके 5
इसका जो टोटल सम है वो कितना होगा, a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d। तो इन सब का सम जो है दैट इज 5a प्लस 10d। ये वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 6 से लेकर 10 तक का सम। तो 6 से लेकर 10 तक का सम क्या होगा, a प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d प्लस ए प्लस 7d, ऐसे ऑल द वे 8 प्लस 9d तक। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 35d। ये इन्हें वैल्यू दे रखी है। तो इससे देख लेते हैं a और d के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है। 5a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 10a प्लस 70d। 5a इज इक्वल्स टू माइनस 60d, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 12d। तो जो d की वैल्यू वो नेगेटिव में आ रही है, मतलब सेक्शन नंबर 1 जो है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, फिर कम 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 बच्चे होते जा रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 4, तो 1 to 4 क्या हुआ, ये 1 2 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू 462। तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d दैट इज इक्वल्स टू 4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 462। अब अपने पास a की वैल्यू है माइनस 12d, तो माइनस 48d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 462। तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 11। a की वैल्यू क्या रहेगी, a इज इक्वल्स टू 132। अब 132 से स्टार्ट होता गया, कम 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 होता गया। क्लास 6 की वैल्यू पूछी है, तो क्लास 6 की वैल्यू है a प्लस 5d, तो दैट इज इक्वल्स टू 132 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू 77, which is the right answer. A group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the opposite midpoints of the two shorter sides. Raju has the ball, who passes it to Rivu. तो राजू से बॉल गई रिवू की तरफ, वो is standing somewhere on one of the longer sides. Rivu holds the ball for 3 seconds, so it is there for 3 seconds and passes it to Ratan. So Rivu से ball goes to Ratan, who holds it for 2 seconds and passes it back to Raju. The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of the ball from Rivu to Ratan. तो यहाँ पे this is a right angle. The speed of the ball whenever passed is always 10 meters per second and the ball moves on the straight line along the ground. Consider the following two pieces of information. The dimension of the ground is 80 meters by 50 meters. The area of the triangle formed by Raju, Rivu and Ratan is 1000 meters. Consider the problem of computing the following. How many seconds does it take for Raju to get back the ball since it's passed to Rivu? तो क्वेश्चन क्या है कि बॉल घूम के वापस राजू के पास आएगी, इसे जब कैलकुलेट करने जाओगे तो कौन सी इंफॉर्मेशन से तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन 1 इनफ है, क्या इंफॉर्मेशन 2 इनफ है, क्या दोनों मिलके इनफ है, या दोनों मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन 1 को। इंफॉर्मेशन 1 क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड दे दिया है, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 25, ये 25, क्योंकि शॉर्टर साइड है तो वो टोटल 50 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का पेरीमीटर विल बी द लेंथ द बॉल ट्रैवल्ड और स्पीड हमको पता है 10, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम करके टाइम आ जाएगा। उस टाइम में वो 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स अपन ऐड कर देंगे। मेन क्वेश्चन है कि हम ट्राइंगल का क्या पेरीमीटर इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। अब अगर ये 80 है तो हाइपोटेन्यूज भी 80 हो गया, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या x और y के बीच की, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड वाले में उन्होंने एरिया दे रखा है, क्या ट्राइंगल का एरिया अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करूँ तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 80 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 1000। अब एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, सेकेंड वाला इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन से अपन निकाल सकें कि सेकेंड वाला एरिया इज 1000, तो सेकेंड वाली जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ नया नहीं लेके आ रही है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट से सेकेंड आ जा रहा है, तो सेकेंड तो गलत हो गया। क्या फर्स्ट वाले से अपन निकाल सकते हैं सोल्यूशन। अब 1000 अगर पूरा एरिया है तो ये हाइट हो गई, क्या मैं एक और हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ।
बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री है. दिस y here is also the height when this x here is the base. तो जब इस ट्राइंगल को तुम ऐसे करके देखोगे, टेढ़ा करके, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, x, और हाइट क्या होगा, y. दैट इज इक्वल्स टू 1000. तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 500. अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड x इंटू वाई इक्वल टू 500. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा. हमको आंसर मिल चुका है. आंसर क्या है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इनफ टू एक्चुअली फाइंड आउट हाउ मेनी सेकेंड्स इज रिक्वायर्ड. यू डोंट एक्चुअली हैव टू फाइंड द वैल्यू. तुमको तो बस ये जानना था कि फर्स्ट से हो जाएगा कि नहीं. फर्स्ट से हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर. फूड स्टॉल सेल्स ओनली चिकन बिरयानी, फिक्सेज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 160 रुपी पर प्लेट, 300 प्लेट्स ऑफ बिरयानी आर सोल्ड. 160 रुपये प्राइस है, 300 प्लेट बिक जाएंगे, ठीक है. फॉर ईच इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस बाय 10 रुपीज पर प्लेट. अगर मैं 160 की जगह 170 रुपये की प्लेट कर दूं, 10 फ्यूअर प्लेट्स आर सोल्ड, तो 290 ही बिकेंगी. तो जब 160 प्राइस थी तब 300 बिक रही थी, 170 प्राइस होगी तो 290 बिकेगी, 180 प्राइस होगी तो 280 बिकेगी, ऐसा चलता जाएगा. सिमिलर उल्टा भी है. अगर 150 सेलिंग प्राइस तो 310 प्लेट्स बिक जाएंगे, ठीक है. फूड स्टॉल incurs a cost of 120 rupees per plate of biryani and has decided the selling price will never be less than the cost price. तो 120 रुपये कुछ भी हो, प्राइस में से डिडक्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. तो प्रॉफिट कितना बनेगा? 160 सेलिंग प्राइस है, 120 रुपये डिडक्ट हो गए तो 40 का प्रॉफिट हो गया. अगर 170 सेलिंग प्राइस है तो 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, 180 सेलिंग प्राइस है तो 60 का प्रॉफिट हो जाएगा, और लेट्स से 150 सेलिंग प्राइस है तो 30 का प्रॉफिट हो जाएगा. ऐसा चलता रहेगा. इफ द सेलिंग प्राइस ऑन एनी गिवन डे इज द सेम फॉर ऑल प्लेट्स एंड कैन ओनली बी अ मल्टीपल ऑफ 10, देन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द फूड स्टॉल कैन अचीव इन अ डे. तुमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और क्योंकि तुमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तुमको एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है कि इतनी सेलिंग प्राइस रहेगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा. अब वो कौन सी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए? क्या वो 160 होनी चाहिए, क्या वो 170 होनी चाहिए, क्या वो 180 होनी चाहिए? वो सोचने के लिए तुमको प्रॉफिट की साइड से सोचना होगा. यहां 40 प्रॉफिट है, यहां 50 प्रॉफिट है, यहां 60 प्रॉफिट है. टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है? 40 प्रॉफिट तो पर प्लेट बन रहा है, तो 40 इंटू 300 दैट इज इक्वल्स टू 12,000. यहां पे 12,000 प्रॉफिट बन रहा है. सिमिलरली 50 इंटू 290, जो भी वैल्यू आएगी उतना प्रॉफिट, जो भी वैल्यू आएगी उतना प्रॉफिट है. तो या तो तुम सारे कॉम्बिनेशन करके देख लो 10 प्लस माइनस कर करके, या तो तुम एक सिंपल लॉजिक लगाओ जो होता है लॉजिक ऑफ सिमेट्री. कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तभी होता है जब वो दोनों नंबर इक्वल हो. मतलब ये कि जितना भी प्रॉफिट बन रहा हो उतनी ही अगर नंबर ऑफ प्लेट सोल्ड हो तो मैक्सिमस हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट. ये सिमेट्री से आता है. ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक चीज नोटिस करो, ये 40 और 300 का सम सेम है. सिमिलरली ये 50 और 290 का सम सेम है. सिमिलरली ये दोनों का सम सेम है, इन दोनों का सम सेम है. तो सम हर जगह 340 ही होना है. अब क्योंकि सम 340 होना है और दोनों x की वैल्यूज तो इक्वल हो जाएगी, तो ये हो गया 170, ये हो गया 170. मीनिंग व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 170 पर प्लेट, you will be able to sell 170 plates and hence your profit will be maximized. So 170 into 170 is equals to 28900, which is the right answer. The least common multiple of a number and 990 is 6930. So let's say the number is x and x or 990 का LCM is 6930. The greatest common divisor of that number and 550 is 110. तो x and 550 का जो HCF है that is 110. What is the sum of the digits of the least possible value of that number? Smallest से smallest x की वैल्यू निकालनी है. HCF of x and 550 is 110. अब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो ये जो x है इसके अंदर मिनिमम 110 का फैक्टर तो होना ही चाहिए. अभी तो ये HCF 110 दे पा रहा है, पर हमको उससे बड़ा नहीं करना है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रखना है. तो x की वैल्यू मिनिमम इस कंडीशन से 110 आएगी. पर ऊपर वाली कंडीशन तो अपन ने देखी ही नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते कि 110 आंसर है. पर अपन एक चीज डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट इज 110 के.
या तो 110 होगा या तो 110 का कोई मल्टीपल होगा, तभी तो 110 HCF आ पा रहा है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द नंबर इज 110K। अब ये एनालिसिस ऊपर करके देखते हैं। 6930 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या होगा? 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 11। हम x तो जो भी है 110K के बराबर है। नाउ वी वॉन्ट टू मेक LCM। LCM कैसे बनता है? LCM बनाने के लिए वी टेक एवरी सिंगल प्राइम फैक्टर एटलीस्ट वंस। तो हमको यहाँ पे 11 चाहिए, वो 11 इसके 11 से आ गया है। लुक एट दिस 3। ये 3 कहाँ से आ रहा है? 3 भी यहाँ से आ सकता है। ये 3 कहाँ पे आ रहा है? ये 3 भी यहाँ से आ सकता है। ये 10 कहाँ से आ रहा है? ये 10 भी यहाँ से आ सकता है। तो 6930 में सारी वैल्यूज 990 से आ सकती है, बस एक 7 की वैल्यू है जो 990 से नहीं आ सकती। 7 की वैल्यू x से आनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू क्या है? 110 इंटू के। तो 110 इंटू के, तो 110 इज 11 इंटू 10। अब एक k बचा है, वो k क्या होना चाहिए? वो k 7 होना चाहिए ना, वो k 7 हो गया। तो 3 3 10 11 यहाँ से ले लिया, 7 यहाँ से ले लिया, तो फाइनल वैल्यू 6930 आ गई। तो x की वैल्यू हो गई 770। अब क्या पूछा है? सम ऑफ डिजिट पूछा है, दैट इज इक्वल्स टू 14। द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17 माइनस 6 आर रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द रेशियो ऑफ द एरिया व्हेन अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज। तो सर्कल की क्या बात हो रही है वो बाद में देखेंगे। पहली चीज है इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। लेट्स से द रूट्स आर x, y एंड z। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड x, y एंड z, फर्स्ट स्टेप होगा हम करेंगे ट्रायल एंड एरर। सबसे पहले अपन 1 डाल के देखते हैं। अब एक बात तो क्लियर है, रेडियस नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो तीनों जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो सबसे पॉजिटिव बेसिक नंबर क्या है? 1। 1 डाल के देखते हैं। 1 डालेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 11 प्लस 17 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब इक्वल टू 2 आया है, मतलब 1 इज नॉट द रूट। ठीक है, जब मैंने 1 डाला था तो ये आया था। अब पॉलिनोमियल के अंदर 2 डाल के देखते हैं। तो दिस विल बी 2 इंटू 8 माइनस 44 प्लस 32 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। यस, 2 इज वन ऑफ द रूट्स। तो एक तो हो गया x की वैल्यू इक्वल टू 2। अब अपने को ये बात मालूम है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है डिवाइडेड बाय द क्यूब वाली टर्म, मतलब b बाय a माइनस b बाय a जो होता है वो होता है इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 11 बाई 2। माइनस b बाई a की लॉजिक से आता है ये। और जो ये वाली टर्म है कांस्टेंट वाली टर्म है, माइनस ऑफ कांस्टेंट वाली टर्म डिवाइडेड बाय क्यूब वाली टर्म इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स। तो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 6 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ x की वैल्यू तो अपने को पता है, x की वैल्यू है 2, तो y प्लस z इज इक्वल्स टू 11 बाई 2 माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 7 बाई 2 और 3 इंटीजर 1 बाई 2। ठीक है, अब यहां भी वैल्यू 2 जाएगी x की, तो y इंटू जेड इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। वाई प्लस जेड अपने को पता है, y इंटू जेड अपने को पता है, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्टली ही दिख रहा है कि y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटीजर 1 बाई 2 एंड y इंटू जेड इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। तो सीधे समझ में आ रहा है y इक्वल टू 3 होगा और z इक्वल्स टू 1 बाई 2 होगा। 3 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटीजर 1 बाई 2 एंड 3 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। तो x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई, 2, 1 बाई 2 और 3। तो सबसे बड़ा रेडियस हो गया 3, उससे छोटा 2, सबसे छोटा 1 बाई 2। अब एरिया का रेशियो पूछा है। एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे बड़े का एरिया क्या होगा? पाई इंटू 3 का स्क्वायर इस 2, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, पाई इंटू 2 का स्क्वायर और फिर होगा पाई इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब पाई तो सब में कॉमन है तो पाई तो कट जाएगा, तो 9:4:1 बाई 4। नाउ ये 1 बाई 4 फ्रैक्शन में है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36:16:1, which is the right answer. Farmer has a triangular piece of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long and the other two sides are equal.
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट वेयर द टू इक्वल साइड मीट एंड द बेस इज 200 फीट। तो ये हो गया 300 पूरा लेंथ, और जो हाइट दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 200। To counter the adverse effect of climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans half of the circular area will be inside the triangular plot and the other will be outside, which he purchases at the market rate from the neighbor. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base and the circumference of the pond touches two equal sides of the triangle from the inside. कहने का मतलब ये कि जो ट्राइंगल का बेस है और जो सर्कल का डायमीटर है वो सेम है, पर जरूरी नहीं है कि सर्कल पूरे साइज का हो। सर्कल जो है वो थोड़ा छोटा है, पर जो सर्कल है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो उसके सर्कमफरेंस वाले पॉइंट्स हैं, वो ट्राइंगल के बाकी दोनों साइड्स को टच करते हैं। तो जैसा अपना फिगर है वैसा काम चल रहा है। द मार्केट रेट इज गिवन, कितना जो है सर्कल का एरिया पूछा है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लैंड खरीदना है। सर्कल का जितना भी एरिया होगा उसका आधा एरिया इनटू अपन मार्केट रेट मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेन अपने को निकालना है सर्कल की रेडियस क्या है। अब 200 हाइट है, 300 विड्थ है, और दोनों जो साइड्स है इक्वल है। इफ दिस इज x देन दिस इज x। नाउ दिस इज अ परपेंडिकुलर, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब टोटल 300 है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो ये वाली लेंथ है दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 150 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 150। अब x की वैल्यू तो सिंपली निकल जाएगी 150, 200 और 250। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 वाला, तो x की वैल्यू हो गई 250। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड दिस रेडियस की लेंथ। ये भी एक परपेंडिकुलर है। अब ये r की वैल्यू कैसे निकलेगी? 200 हाइट हो गई, 150 बेस हो गया और 250 हाइपोटेन्यूज हो गया। द सिंपलेस्ट वे विल बी टू इक्वेट द एरिया। नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल ABC। इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 150 इंटू 200 एंड दैट इज इक्वल्स टू दूसरे वाले बेस से। अगर मैं 250 को बेस मानूं और रेडियस को हाइट मानूं तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 250 इंटू रेडियस। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट इट तो r की वैल्यू आ जाएगी 120। तो अब रेडियस आ गई 120। अब अपने को सर्कल की टोटल एरिया निकाल लेंगे, उस एरिया को हाफ कर देंगे, उसको 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.14 पाई r स्क्वायर 120 इंटू 120 divided by 2 into 1400, that is equals to 3,16,80,000, which is the right answer. 41 applicants have been shortlisted for interviews for some data analysis positions. Some applicants have advanced expertise in one or more fields, among the following: data analysis, database handling, and coding. The number of applicants with advanced expertise in all three fields is given as x in the table, while x is a non-negative integer. बेसिकली एक टेबल दी हुई है जो एक वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डेटा एनालिसिस के कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, सो दिस इज 12। डेटा हैंडलिंग के 5 लोग हैं, कोडिंग के 7 लोग हैं। डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग इन दोनों के 2 लोग हैं, मतलब ये पूरा एरिया इसके 2 लोग हैं। तो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, एरो बना के। सिमिलरली डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग का ये जो पूरा एरिया हो गया दैट इज इक्वल्स टू 3। एंड सिमिलरली डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग के जो लोग हो गए वो हो गए 6, विच रिप्रेजेंट्स दिस एरिया। नाउ ऑल 3 की वैल्यू x दी हुई है। द क्वेश्चन सेज व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इफ दिस इज x एंड दिस इंटायर थिंग इज 2, then this value over here will be 2 minus x. Similarly this will become 3 minus x, this will become 6 minus x. ठीक है। नाउ x की क्या वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। क्यों? अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो ये जो 2 माइनस एक्स है ना ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में लोग होते नहीं है, तो इट कैन बी आइदर बी 0, 1 और 2। तीनों ट्राई करके देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 0। If this is 0, then this becomes 2, this becomes 3, this becomes 6. Total is 12, so this becomes 4. Total is 5, so this becomes 0. And total is 7, so this becomes minus 2. इसका मतलब क्या हुआ कि जो all 3 की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती। अगर all 3 की वैल्यू 0 हो गई तो only coding की वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, and that is not acceptable। ठीक है, तो ये केस तो कैंसिल हो गया। Now 1 डाल के देखते हैं। If this is 1, then this becomes 1, क्योंकि टोटल 2 है। दिस बिकम्स 2
दिस बिकम्स 5, दिस ऑल्सो बिकम्स 5 क्योंकि ओवरऑल 12 हो जाएगा. दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स -1. अगेन x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती. अब x की वैल्यू 2 ही होगी, पर डाल के एक बार देख लेते हैं. इफ दिस इज 2, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 6, 2 एंड 0. ओवरऑल ये 12 था, ये ओवरऑल था 5, ये ओवरऑल था 7. इस पर्टिकुलर केस में सब चीजें सेटिस्फाइड है. तो दिस इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज 2 ओनली. दिस इज द फर्स्ट आंसर. अब क्योंकि ये सेट था तो एक और देख लेते हैं. हाउ मेनी एप्लीकेंट्स डिड नॉट हैव एडवांस्ड एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द गिवन फील्ड्स? टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं जिनकी एक्सपर्टीज है? यहां से 12 आ गया, +2 +1 +0, दैट इज इक्वल्स टू 15. तो टोटल 15 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनकी कुछ एडवांस में एक्सपर्टीज है. टोटल कितने थे? टोटल 41 थे. तो कितने बच गए? दैट इज इक्वल्स टू 26, विच इज द राइट आंसर. A T20 cricket match consists of two teams playing 20 overs each, numbered 1 to 20. The run scored in any over is a non-negative integer. The run rate at the end of any over is the average run scored up to that, including that over. That is the rate at the end of the kth over, the average number of runs scored in over 1 to ... k, where 1 से लेके k से लेके 20, k is a positive integer. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि 20 ओवर का मैच होता है. 20 ओवर के मैच में जितने अभी तक रन बने हैं डिवाइडेड बाय कितने ओवर खेल लिए हैं, उस चीज़ को रन रेट कहते हैं. द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स रन रेट ऑफ अ टीम एट द एंड ऑफ सम ओवर्स ड्यूरिंग अ T20 क्रिकेट मैच. करेक्ट अप टू 2 decimal places where 1 is less than n-2 is less than n+6 is less than 20, n a positive integer. It is also known that the team did not score less than 6 runs or more than 15 run any over. तो उसमें ये वाली कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन है कि n की जो वैल्यू रहेगी वो ऑब्वियसली 1 से 20 के बीच में ही रहेगी. और मतलब n की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती क्योंकि n-2 क्या होगा, -1 हो जाएगा. तो n की वैल्यू जो रहेगी वो 3 से लेके 14 के बीच में रहेगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसी भी ओवर में 6 से लेके 15 रन ही बन सकते हैं. मैक्सिमम 15 बनेंगे, मिनिमम 6 बनेंगे. अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. अब ये सेट वाला क्वेश्चन है, पहले पूरी चीज समझ लेते हैं, फटाफट आंसर कर देंगे. अब ऑब्वियसली बात है n निकालना सबसे पहला स्टेप ही होगा. नाउ द सिंपलेस्ट वे टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ n इज बाय ऑब्जर्विंग अ पैटर्न. ये n+2 वाला देखो, यहाँ पे ये 8.11 बन रहा है. 11 वाला पैटर्न तभी रिपीट होता है जब आप 9 से डिवाइड करते हो, और ये बात मुझे पता है, तो मैं उससे फिगर आउट कर सकता हूँ कि n की वैल्यू क्या है. अब या तो मैंने 9 से डिवाइड किया होगा या तो मैंने 18 से डिवाइड किया होगा, तभी मेरा 11 वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है. अब n+2 की वैल्यू 18 नहीं हो सकती क्योंकि अगर n+2 की वैल्यू 18 हो गई तो n+6 की जो वैल्यू है वो 24 हो जाएगी, और ओवर तो हमने 20 खेले, तो n+2 की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली 9 होनी चाहिए. तो ये हो गई 9. क्यूमुलेटिव स्कोर कितना आ जाएगा? जो भी स्कोर है उसको 9 से डिवाइड करा तो 8.11 हो गया, तो क्यूमुलेटिव स्कोर हो जाएगा 8.11 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू 73. अब n+2 की वैल्यू 9 है तो n की वैल्यू हो गई 7, n-2 की वैल्यू हो गई 5, ये हो गया 11, ये हो गया 13. अब कुछ नहीं, बस रन रेट और जो नंबर ऑफ ओवर्स है उनको मल्टीप्लाई करते जाओ. दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू कर दो, दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको सबके क्यूमुलेटिव स्कोर मिल जाएंगे. तो 5 इंटू 8 इज 40, 7.43 इंटू 7 is 52, 8.45 into 11 is equals to 93 and 8.08 into 13 is equals to 105. तो अपन ने सबके क्यूमुलेटिव स्कोर्स निकाल लिए और फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया. द वैल्यू ऑफ n इज 7 क्योंकि n+2 की वैल्यू 9 थी. ठीक है. इन विच ऑफ दिस पेयर ऑफ ओवर नंबर्स द टीम कुड हैव स्कोर्ड 22 रन्स इन टोटल. मतलब क्या 8 और 9 ओवर में मिला के 22 रन्स बन सकते हैं? एक बार चेक करते हैं. 7 तक क्यूमुलेटिव स्कोर कितना हो गया था? 7 तक 52 हो गया था और 9 तक 73 हो गया था. अब 8 और 9 को मिला के क्या 22 बन सकता है, ये क्वेश्चन है. अब 73 और 52 के बीच में गैप कितना होता है? 21 का गैप होता है. तो 7th ओवर तक 52 रन बने, फिर 8th आया, फिर 9th आया, तो 73 हो गया. मतलब 21 प्लस हुआ. हमको 21 नहीं, हमको 22 प्लस करना था.
तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, 6 एंड 7। फिफ्थ ओवर तक 40 रन बन गए थे, फिफ्थ ओवर तक 40 रन बन गए, फिर एक सिक्स ओवर आया, फिर एक सेवेंथ ओवर आया, सेवेंथ ओवर तक 52 रन बन गए। अब ये बताओ सिक्स और सेवेंथ ओवर में मिला के कितने रन बने होंगे? 40 से 52 चला गया तो टोटल 12 रन बने होंगे। अब 12 रन कैसे बन सकते हैं? हमको ये बात पता थी कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 रन बनते हैं, और मुझे 2 ओवर में मिला के 12 रन बनाने, मतलब ओवर नंबर 6 में भी 6 रन बने, ओवर नंबर 7 में भी 6 रन बने, और 6 और 7 का जो सम है वो 12 है, वो 22 तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 7 एंड 8 चेक करते हैं। 8th ओवर में कुछ रन बने होंगे, 9th ओवर में कुछ रन बने होंगे, दिस इज ओवर नंबर, दिस इज रन, दिस इज क्यूमुलेटिव रन। 9th ओवर तक पहुंचते पहुंचते 73 रन बन गए थे, मतलब यहां से यहां तक 21 एक्स्ट्रा रन बने थे। 7th का तो मालूम पड़ गया 6 रन है। 8th के मैक्सिमम कितने रन बन सकते हैं? 8th ओवर में मैक्सिमम 15 रन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोला यार 6 से 15 के बीच में होना चाहिए। अगर 15 के 15 भी बन गए 8th ओवर में, तो भी 6 + 15 जो होगा वो 21 ही होगा, वो 22 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 7 एंड 8 भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज 9 एंड 10। 10th ओवर में कितने रन बने थे ये तुमको मालूम नहीं, पर 11th ओवर तक 93 रन बन चुके थे, मतलब टोटल 20 का सम हो गया। अब टोटल पूरा 20 हो गया। अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं 9th और 10th में ज़्यादा रन बनाऊं ताकि मैं 22 तक पहुंच पाऊं। तो एक काम करते हैं, 8th को अपन बहुत कम रन दे देते हैं। 8th को बोलते हैं कि तुम्हारे 6 रन बने, ठीक है। 9 के कितने बन गए? 9 के 15 बन गए, क्योंकि दोनों मिला के 21 होना था। 52 से 73 तक जा रहे थे अपन, तो 6 और 15 ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब मैं 10th का देखता हूं। अगर मुझे 22 रन बनाने हैं तो 10 में कितने देने पड़ेंगे? 9 और 10 का सम मिला के 22 तब होगा जब मैं यहाँ पे 7 रन दूंगा, और अगर मैंने यहाँ पे 7 रन दिया तो 73 + 7 कितना हो गया? 80, और मुझे कितना और ऐड करना है? 13। यहाँ मैं 13 दे सकता हूँ। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 9 15 रन बना रहा है, 10 7 रन बना रहा है, और टोटल मिला के 22 हो रहा है। तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि 9th और 10th ओवर मिला के 22 रन दे सकते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, 9 एंड 10। अब लास्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर अ टीम मस्ट हैव स्कोर्ड लीस्ट नंबर ऑफ रन्स? जो हमारा पुराना एनालिसिस था ना, उससे इसका भी आंसर आ गया। आंसर इज 7। क्यों? लीस्ट कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, और ओवर नंबर 6 में भी 6 बन रहे हैं, ओवर नंबर 7 में भी 6 बन रहे हैं। ऑप्शन में सिर्फ 7 दे रखा है, तो 7 इज द राइट आंसर। For people who are preparing for XAT or other MBA exams for that matter, we are starting a WhatsApp community. यहाँ पे you can meet with similar people जो कि सेम जर्नी के थ्रू जा रहे हैं। You can ask questions related doubts कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। You can ask strategy से related doubts कि सर ये strategy मैं अप्लाई कर रहा हूँ, will it work for me or not? You can also ask confidence related doubts कि सर CAT अच्छा गया नहीं, XAT में मेरे को confidence नहीं आ रहा, how do I boost my confidence? If you need any help, we are here for you, and you can contact us anytime.